You don't know me? I will get your uniform removed. रुद्रपुर की सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट भी किसी धुंधले तारे जैसे लग रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में जहां रेतीले टीले शुरू होते थे, वहां सन्नाटा आम नहीं था। ये मौत का सन्नाटा था। हवा में ठंड की सिहरन थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। रविशंकर, एक खोजी पत्रकार, अपनी पुरानी बाइक को टीलों के पीछे छिपाकर सांस रोके एक चट्टान के पीछे लेटा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कैमरा मजबूती से पकड़ा हुआ था। वह जानता था कि आज की रात उसके करियर की सबसे बड़ी रात हो सकती थी, या फिर आखिरी। रुद्रपुर में अवैध रेत खनन का धंधा सालों से चल रहा था, लेकिन कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। रवि ने महीनों से इसकी जांच की थी, गुप्त सूत्रों से टिप्स ली थीं, और आज सबूत हाथ लगने वाला था। लेंस के उस पार जो दृश्य था, वह रुद्रपुर की सरकार हिलाने के लिए काफी था। पीली हैलोजन लाइटों के नीचे दर्जनों ट्रक खड़े थे। मजदूर रेत भर रहे थे, मशीनें गरज रही थीं, और सब कुछ इतना संगठित लग रहा था जैसे कोई कानूनी ऑपरेशन हो। लेकिन रवि जानता था कि यह सब अवैध था, और इसके पीछे शहर का सबसे ताकतवर आदमी था। वहां अपनी काली स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठा सिगार का धुआं उड़ा रहा था रुद्रपुर का बेताज बादशाह, विधायक गजराज सिंह, जिसे लोग डर से कालियां कहते थे। कालिया की आंखें लाल थीं, चेहरा कठोर, और उसके आसपास गुर्गे खड़े थे, हर एक के पास हथियार। रवि ने सिगार के धुएं को कैमरे में कैद किया, फिर कालिया के चेहरे पर झूम किया। उसकी मुस्कान में एक क्रूरता थी, जैसे वह दुनिया का मालिक हो। रवि ने शटर दबाया। क्लिक क्लिक। हर क्लिक के साथ उसका दिल जोर से धड़कता था। तस्वीरें साफ थीं, सबूत पक्का था। अब बस निकलना था यहां से। रवि ने धीरे से कैमरा बैग में डाला और पीछे खिसकने लगा। रेत उसके घुटनों में चुभ रही थी, लेकिन वह सह रहा था। उसने सोचा, अगर यह तस्वीरें बाहर आईं तो कालिया का साम्राज्य ढह जाएगा। लेकिन किस्मत उस रात उसके साथ नहीं थी। उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। कड़क आवाज सन्नाटे में गोली की तरह गूंजी। कालिया के गुर्गे चौकन्ने हो गए। कौन है वहां? एक भारी आवाज आई। रवि का दिल रुक सा गया। वह जानता था कि अब भागना ही एक रास्ता है। वह उठा और दौड़ पड़ा। रेतीले टीलों पर उसके पैर फिसल रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। पीछे से आवाजें आ रही थीं, पकड़ो साले को। जिप्सियों की हेडलाइट्स चालू हो गईं और रोशनी ने रात को दिन बना दिया। रवि ने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब वह इन्हीं टीलों पर खेलता था, लेकिन आज वे टीले उसके दुश्मन लग रहे थे। वह भागता रहा, सांस फूल रही थी, लेकिन पीछे की आवाजें करीब आ रही थीं। एक जिप्सी ने उसे घेर लिया और गुर्गों ने उसे पकड़ लिया। कौन है तू? एक गुंडे ने पूछा, उसका चेहरा रवि के करीब लाकर। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस कैमरे को छिपाने की कोशिश की। लेकिन वे सब जानते थे। कालिया खुद आया, सिगार अभी भी मुंह में। पत्रकार साहब, उसने हंसते हुए कहा, बहुत हिम्मत है तेरी, लेकिन रुद्रपुर में मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करना मौत को दावत देना है। रवि ने आखिरी बार सोचा, अपनी बहन नेहा के बारे में, अपनी मां के बारे में। फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह रवि का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना बताया। फाइल खुलने से पहले ही बंद हो गई। रुद्रपुर में यह कोई नई बात नहीं थी। यहां मौतें हेडलाइन नहीं बनती थीं, बस आंकड़े बन जाती थीं। शहर के लोग फुसफुसाते थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता था। कालिया का डर हर गली में था। पुलिस वाले जानते थे कि अगर वे कुछ करते तो उनका भी हश्र वैसा ही होता। रवि की मौत पर अखबारों में छोटी सी खबर छपी और जीवन चलता रहा। लेकिन रवि की बहन नेहा जानती थी कि यह एक्सीडेंट नहीं था। उसने रवि की डायरी देखी थी, जिसमें कोड थे, तारीखें थीं। वह डरती थी, लेकिन इंतजार कर रही थी सही मौके का। 3 महीने बाद रुद्रपुर पुलिस मुख्यालय में हलचल थी। खबर थी कि नई एसएसपी चार्ज लेने आ रही हैं, अवंतिका रॉय। नाम ही काफी था। अपने पिछले जिले में 2 एनकाउंटर और एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद उनका ट्रांसफर यहां एक सजा के तौर पर किया गया था। अवंतिका की जीप मुख्यालय के गेट पर रुकी। वह उतरी। उनकी वर्दी परफेक्ट थी, बाल बंधे हुए और चेहरे पर एक दृढ़ता। थाने के कांस्टेबल उन्हें देखते रह गए। वह सीधे अपने केबिन में गईं
जहां पुरानी फाइलें धूल खा रही थीं। उन्होंने सबसे पहले रविशंकर की फाइल मंगवाई, डीएसपी सोलंकी को बुलाया। सोलंकी, जो कालिया का खास आदमी माना जाता था, थोड़ा अकड़ में अंदर आया। उसका चेहरा गोल था, मूंछें घनी और आंखों में एक चालाकी। जय हिंद मैडम, सोलंकी ने लापरवाही से सैल्यूट किया। अवंतिका ने फाइल को ध्यान से देखा। इसमें कुछ तस्वीरें थीं, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य लिखा था। जय हिंद डीएसपी साहब, अवंतिका ने फाइल मेज पर पटकते हुए कहा। रविशंकर एक्सीडेंट केस, फाइल रीओपन करनी है, मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए। सोलंकी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा कि यह नई मैडम जल्दी ही टूट जाएगी, लेकिन अवंतिका की आंखों में कुछ और था। मैडम, वो तो एक्सीडेंट था, फाइल बंद हो चुकी है और यहां के स्थानीय नेता इस मामले को कुरेदना पसंद नहीं करेंगे। अवंतिका अपनी कुर्सी से उठी, मेज पर दोनों हाथ टिकाए और सोलंकी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहां नेताओं को खुश करने नहीं, कानून का राज स्थापित करने आई हूं। शाम तक रिपोर्ट मेरी टेबल पर हो, वरना अपना ट्रांसफर ऑर्डर टाइप करना शुरू कर देना। सोलंकी बाहर निकला। उसका मन अशांत था। उसने तुरंत कालिया को फोन किया, लेकिन आवाज धीमी रखी। मैडम फाइल खोल रही हैं, क्या करूं? कालिया ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। जैसे ही अवंतिका ने रविशंकर की फाइल दोबारा खोली, रुद्रपुर के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। उसी शाम अवंतिका के सरकारी आवास पर एक गुलदस्ता आया। फूल ताजा थे, लेकिन कार्ड में लिखा था, रुद्रपुर में आपका स्वागत है मैडम। यहां की हवा में रेत बहुत है, आंखों में पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, संभल कर रहिएगा। गजराज सिन्हा। अवंतिका ने कार्ड पढ़ा, मुस्कुराई और उसे फाइल में रख लिया। यह स्वागत नहीं, धमकी थी, लेकिन अवंतिका ऐसी धमकियों की आदी थी। उसके पिछले जिले में भी ऐसे कार्ड आए थे, लेकिन वह डरी नहीं। उसने सोचा कि अब और सतर्क रहना होगा। उस रात वह सो नहीं पाई, बस फाइल पढ़ती रही, रवि के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। अगले दिन उसने रविशंकर के घर जाने का फैसला किया। रवि का घर शहर के पुराने मोहल्ले में था, जहां दीवारें फटी हुई थीं और दरवाजे पर ताला लटका रहता था। नेहा ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रवि की बूढ़ी मां अंदर बैठी थी, चुपचाप। मैं एसएसपी अवंतिका रॉय हूं, उसने कहा। पहले तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया, डर के कारण, लेकिन अवंतिका ने धीरे से कहा, मैं रवि की मौत की जांच कर रही हूं। मुझे विश्वास है कि यह एक्सीडेंट नहीं था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, भैया ने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं यह किताब आपको दे दूं। नेहा ने एक पुरानी डायरी अवंतिका को दी। डायरी में कोई सीधे सबूत नहीं थे, बस कुछ कोड और तारीखें थीं। अवंतिका ने पन्ने पलटे, कोड देखे। वे किसी जगह के निर्देश लग रहे थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, काली पहाड़ी, पुराना शिव मंदिर, ईंट नंबर 405। अवंतिका समझ गई कि रवि ने सबूत कहीं छिपाए हैं, लेकिन समस्या यह थी कि पुलिस विभाग में ही कालिया के जासूस थे। अगर वह टीम लेकर काली पहाड़ी जाती तो कालिया को पहले पता चल जाता। अवंतिका ने एक योजना बनाई। उसने थाने में जानबूझकर जोर से कहा, कल हम शहर के पश्चिमी गोदामों पर रेड मारेंगे। यह एक जाल था। वह जानती थी कि कोई जानकारी लीक करेगा। रात को ही डीएसपी सोलंकी ने वह जानकारी लीक कर दी। उसने कालिया को बताया और कालिया के आदमी पश्चिमी गोदामों से माल हटाने लगे। अवंतिका ने गुप्त रूप से निगरानी की और पुष्टि हो गई, सोलंकी गद्दार है। उसने सोलंकी को बुलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस मन में फैसला लिया कि अब अकेले काम करना होगा। उसने सिर्फ 2 लोगों की एक गुप्त टीम बनाई। सब इंस्पेक्टर विक्रम, जो युवा और ईमानदार था, उसके चेहरे पर हमेशा एक उत्साह रहता था, और हेड कांस्टेबल पांडे, जो पुराने और वफादार थे। उनकी मूंछें सफेद हो चुकी थीं, लेकिन जज्बा युवा जैसा। आज रात हम किसी गोदाम नहीं जा रहे, अवंतिका ने विक्रम और पांडे से कहा। हम काली पहाड़ी जा रहे हैं और फोन बंद रहेंगे। वे रात को निकले, जीप की लाइट्स बंद रखीं। काली पहाड़ी शहर से दूर एक सुनसान इलाका था। रास्ते में जंगल था, जहां रात में जानवरों की आवाजें आती थीं। ऊपर एक खंडहर शिव मंदिर था, जिसकी दीवारें सदियों पुरानी थीं। रात के 2 बजे अवंतिका और उसकी टीम वहां पहुंची।
टॉर्च की मध्यम रोशनी में उन्होंने ईंट नंबर 405 ढूंढी। ये मंदिर की पिछली दीवार पर थी। ईंट ढीली थी। अवंतिका ने उसे खींचा। उसके पीछे एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें प्लास्टिक में लिपटी एक पेन ड्राइव और एक मेमोरी कार्ड था। मिल गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। वह खुश था, लेकिन अवंतिका सतर्क थी। तभी मंदिर के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। मैडम, हम गिर गए हैं, पांडे ने खिड़की से झांकते हुए कहा। नीचे 3 बोलेरो गाड़ियां खड़ी थीं और हथियारों से लैस 10-12 गुंडे ऊपर चढ़ रहे थे। कालिया को खबर लग गई थी। शायद सोलंकी ने उनकी गाड़ी का जीपीएस ट्रैक किया था। अवंतिका का दिल तेज धड़का, लेकिन वह शांत रही। गोली तभी चलाना जब बहुत जरूरी हो। हमें सबूत बचाना है, जान बाद में, अवंतिका ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर लॉड करते हुए कहा। अंधेरे मंदिर में गोलियों की गूंज शुरू हो गई। गुंडे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। दीवारें कांप रही थीं, पत्थर गिर रहे थे। अवंतिका ने एक खंभे की आड़ ली और सटीक निशाना लगाकर सबसे आगे वाले गुंडे के पैर में गोली मारी। वह गिरा और चिल्लाया, नीचे रहो, वह चिल्लाई। विक्रम ने दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला। उनके पास एम्यूनिशन कम थी। हर गोली गिनती की थी। पांडे, पीछे का रास्ता देखो, अवंतिका ने आदेश दिया। मंदिर के पीछे एक पुरानी खाई थी जो जंगल की तरफ जाती थी। रास्ता खतरनाक था, चट्टानें फिसलन भरी, लेकिन वहीं एक उम्मीद थी। तभी एक गोली पांडे के कंधे को छूकर निकल गई। खून बहने लगा। पांडे, अवंतिका ने चिंता से कहा। मैं ठीक हूं मैडम, बस खरोंच है, पांडे ने दांत भींचते हुए कहा। अवंतिका ने कवर फायर दिया। 2 गोलियां चलाईं और 2 गुंडे पीछे हटे। विक्रम, पांडे को लेकर निकलो, मैं इन्हें रोकती हूं। नहीं मैडम, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, विक्रम चिल्लाया। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। यह आदेश है, सबूत लेकर मुख्यालय पहुंचो। अगर यह पेन ड्राइव दुनिया के सामने नहीं आई तो रवि की मौत बेकार जाएगी। जाओ। विक्रम ने पांडे को सहारा दिया और पीछे के रास्ते से निकल गए। खाई में उतरते हुए पांडे का पैर फिसला, लेकिन विक्रम ने उसे पकड़ लिया। वे जंगल में छिप गए। अवंतिका अकेली बची थी। उसने अपनी आखिरी मैगजीन लगाई। गुंडे करीब आ रहे थे। वह सोच रही थी अपनी ट्रेनिंग के दिनों के बारे में, जब वह अकादमी में सबसे तेज दौड़ती थी। लेकिन आज दौड़ना नहीं, लड़ना था। तभी अचानक पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। दूर से लाइट्स दिखीं। अवंतिका ने बैकअप फोर्स को नहीं बुलाया था, तो यह कौन था? यह सीआरपीएफ की टुकड़ी थी। अवंतिका ने एहतियात के तौर पर राज्य के होम सेक्रेटरी को एक गुप्त पत्र पहले ही भेज दिया था। उसमें सब कुछ लिखा था। अगर कुछ गड़बड़ होती तो वे आ जाते। सीआरपीएफ ने गुंडों को घेर लिया। गोलियां चलीं, लेकिन गुंडे भागने लगे। अवंतिका सुरक्षित बच निकली। उसने राहत की सांस ली और पेन ड्राइव को जेब में रखा। सुबह होते होते वो पेन ड्राइव फॉरेंसिक लैब में नहीं, बल्कि सीधे मीडिया हाउस और हाई कोर्ट के जज के पास पहुंच चुकी थी। विक्रम ने उसे पहुंचाया था। उस ड्राइव में रवि द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो था, जिसमें गजराज सिंह खुद एक वन अधिकारी को गोली मार रहा था और अवैध खनन का आदेश दे रहा था। वीडियो में कालिया की आवाज साफ थी, यह जंगल मेरा है, जो रोकने आएगा मर जाएगा। वीडियो के वायरल होते ही राज्य सरकार हिल गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। मुख्यमंत्री पर दबाव बन गया। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। लेकिन गजराज सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अपने किले जैसे घर में छिपा बैठा था, जिसके बाहर उसके सैकड़ों समर्थक लाठियां और हथियार लेकर खड़े थे। घर की दीवारें ऊंची थीं, गेट पर सशस्त्र गार्ड। पुलिस के लिए अंदर घुसना नामुमकिन लग रहा था। अवंतिका ने साइट का मुआयना किया। भीड़ उग्र थी, नारे लगा रही थी, कालिया जिंदाबाद। अवंतिका ने लाउडस्पीकर हाथ में लिया और भीड़ के सामने खड़ी हो गई। हवा में तनाव था, पत्थर उछल सकते थे किसी भी पल। मैं जानती हूं तुम लोग अपने नेता के लिए लड़ रहे हो। उसकी आवाज सख्त लेकिन शांत थी। लेकिन आज यह लड़ाई नेता और पुलिस की नहीं है। यह लड़ाई उस सच की है जो इस वीडियो में है। तुम्हारे नेता ने सिर्फ चोरी नहीं की, खून किया है। अगर आज तुम लोग कानून के रास्ते में आए तो तुम भी मुजरिम माने जाओगे। भीड़ में से कुछ लोग हिचकिचाए। वे जानते थे कि वीडियो सच्चा था, लेकिन गजराज के खास गुंडों ने पथराव शुरू कर दिया।
पत्थर अवंतिका की जीप पर गिरे। आंसू गैस छोड़ो, अवंतिका ने आदेश दिया। धुआं फैला, लोग खांसने लगे, भगदड़ मच गई। इसी बीच अवंतिका, विक्रम और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम दीवार फांद कर किले में घुस गई। वे चुपचाप अंदर गए, घर के पिछवाड़े से। घर के अंदर का दृश्य किसी फिल्म जैसा था। लग्जरी फर्नीचर, दीवारों पर शेर की खालें और बीच में गजराज सिंह अपने ड्राइंग रूम में बैठा था। हाथ में बंदूक थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन मुस्कान थी। अवंतिका रॉय, वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब मौत का डर था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मेरा हाथ दिल्ली तक है। अवंतिका ने अपनी बंदूक ताने हुए कहा, तुम्हारा हाथ अब सिर्फ हथकड़ी तक जाएगा गजराज, हथियार डाल दो। गजराज ने गोली चलाने की कोशिश की, ट्रिगर दबाया, लेकिन विक्रम ने फुर्ती से उसके हाथ पर वार किया। बंदूक नीचे गिर गई। अवंतिका ने आगे बढ़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। गजराज चिल्लाया, तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन अवंतिका ने शांत होकर कहा, खेल खत्म। गजराज सिंह की गिरफ्तारी के बाद रुद्रपुर में जैसे सूरज नई रोशनी लेकर निकला। शहर के लोग राहत महसूस कर रहे थे। डीएसपी सोलंकी को सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पूछताछ में और राज खुले। रविशंकर के परिवार को सुरक्षा और मुआवजा मिला। नेहा अब स्कूल जा सकती थी बिना डर के। अवंतिका को वीरता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह पल था जब वह रवि के घर गई। रवि की मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज मेरा बेटा सच में शांत हो गया होगा। तुमने वर्दी का मान रख लिया बेटी। अवंतिका ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। वह जानती थी कि अपराध पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जब तक उसके जैसे अफसर खड़े हैं तब तक बुराई को डर कर रहना होगा। रुद्रपुर की फिजाओं में अब रेत के साथ डर नहीं उड़ता था। शहर में नई शुरुआत हुई। अवैध खनन बंद हो गया और लोग खुलकर सांस ले रहे थे। लेकिन अवंतिका जानती थी कि यह सिर्फ एक लड़ाई की जीत थी। आगे और चुनौतियां हैं। उसने अपनी जीप स्टार्ट की और मुख्यालय की तरफ बढ़ गई, मन में नई जांच की योजना बनाते हुए।